हाय क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं साहब स्लम्प सेल। स्लम्प सेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्लम्प सेल होती क्या है? अगर आप अपना कोई भी अंडरटेकिंग या कोई भी डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हैं इकट्ठे एक ही बार के अंदर में, विदाउट सेग्रीगेटिंग इनटू कि भैया ये एसेट, ये लायबिलिटी, ये फलाना, ये ढिमकाना, तो वो उसे स्लम्प सेल कहा जाता है। तो कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम्प सेल होता क्या है साहब, कि कोई भी ऐसी यूनिट होती है, सपोजिंगली एक यूनिट है एस, उसके दो सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट प्रोड्यूस करता है स्टील, एक सेगमेंट प्रोड्यूस करता है आयरन। अब वो बोलता है मैं स्टील का काम बंद करना चाहता हूं, मैं सारा का सारा फोकस सरिया के ऊपर में डालना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, स्टील का अपना जो प्लांट है वो जाएगा मित्तल के पास, मित्तल स्टील एंड मित्तल स्टील्स के पास, बोलेगा मित्तल साहब मेरा ये प्लांट खरीद लो। मित्तल साहब बोलेंगे ठीक है, मैं आपको इसके $10,000 देता हूं, या से सपोजिंगली आपको ₹1,00,000 देता हूं। ये एक्चुअली में हुआ है। मित्तल साहब ने एक चीज खरीदी थी, आई एम नॉट वेरी मच दिस थिंग sure, but he purchased that thing as low as 10,000, a whole sick unit of foreign entity. तो 10 और उन्होंने इसको टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल भी बना दिया वो। और मतलब जिस हिसाब से उनका लॉस चल रहा था कंपनी का, $10,000 में खरीद करके और उसको एक जायंट कंपनी बना दिया था मित्तल स्टील्स में। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्लम सेल के अंदर में आपने अपना एक यूनिट बेचा या अपनी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, उसे हम स्लम सेल कहते हैं। और उसको कैपिटल गेन्स कैसे निकलेगा ये समझते हैं। मीनिंग ऑफ स्लम सेल सेक्शन 242C के तहत क्या बोलता है? स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स बाय एनी मीन्स ऑफ अ लमसम कंसिडरेशन without values being assigned to individual assets and liabilities of such transfer। मैं एक बैलेंस शीट बनाएंगे हम सब यहां पे, ठीक है। मेरे फिक्स्ड एसेट्स थे यहां पे, जैसे नेट बुक वैल्यू जो थी वो थी 10 करोड़ की। अदर एसेट्स वॉज से 12 करोड़, लाइबिलिटी वॉज से 2:1 रखना है ना, तो 6 करोड़, और कैपिटल था मेरा कितना, 10 + 12 - 6 इज 16 करोड़। ये हमने एक बैलेंस शीट बना ली है। इस बैलेंस शीट को हम देखेंगे ही नहीं, मतलब कि हम ऐसा नहीं बेच रहे एफए इतना हुआ, अदर एसेट्स पे इतना मिला, लायबिलिटीज का इतना लेस हो गया, नहीं, सीधा सीधा एक लमसम $10,000 में बिक गई कंपनी, ठीक है, या अंडरटेकिंग या यूनिट। एक बात बताओ, एक कंपनी है, एक से सपोजिंगली जिम की बात करते हैं, एक जिम है जिसके 10 ब्रांचेस है, ठीक है। उसमें से उसने 3 ब्रांचेस बेच दिए, किसी दूसरे बंदे को बेच दिए, और उसको बोला कि तुम मेरी कंपनी का नाम नहीं यूज करोगे। इज द स्लम्प सेल? नो, नो, it is not related to branch sale, it is related to your totally the undertaking or the division। मतलब कि पूरा का पूरा जिम सेगमेंट अगर आप बेच देते या पूरा का पूरा कंपनी में बेच देते, वो होता है स्लम सेल। ये तो आपकी नॉर्मल एक सेल मानी जाएगी आपकी, और इसके अंदर में आप इंडिविजुअली एसेट्स और लायबिलिटीज कंप्यूट करोगे, ठीक है। अब some points to be noted before we start on the capital gains। आइए साहब इन नोट्स को समझते हैं। तो अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग एज एक्सप्लेन्ड इन 50B का एक्सप्लेनेशन नंबर 1।
It includes any part of an undertaking or unit or division of an undertaking or the business activity. कहीं भी ब्रांच नहीं है साहब, taken as a whole, but does not include individual assets or liability or combination thereof constituting a business activity. यानी कि टोटली स्टील यूनिट आपने बेच दिया, टोटली आपने एक यूनिट और डिवीजन बेच दिया, मतलब पूरे की पूरी प्लांट बेच दिया आपने, ब्रांच नहीं, अंडरटेकिंग बेच पूरी की पूरी बिक गई, वो आपने बेचा, वो कहते हैं स्लम्प सेल को। ठीक है, अगर आप ब्रांच अभी के लिए इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट यूनिट और डिवीजन को आप ये समझिए इन प्रैक्टिकल टर्म्स इट इज ब्रांच इज समथिंग डिफरेंट एंड डिवीजन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो ट्रांसफर एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर में आपका आता है meaning assigned to it under section 240, meaning assigned to it under section 247, it would include sale, exchange, relinquishment of capital asset, extinguishment of any right therein, and compulsorily acquisition under any law etc. तो ये सारी चीजें आपकी कैपिटल एसेट्स के अंदर में फॉल कर जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The determination of the value of asset or liability for the sole purposes of payment of stamp duty, registration fees and other similar taxes or fees shall not be regarded as assignment of values of individual assets and liabilities. मतलब कि आपने जो स्टैम्प ड्यूटी पे करी, आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करी और जो सिमिलर टैक्सेस पे करे आपने, वो इस इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चले। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल गेन्स 50B1 के तहत क्या बोलता है? 50B1 अंडरटेकिंग ने अगर वो अंडरटेकिंग आपके पास 36 महीनों से ज्यादा थी, 3 साल से ज्यादा, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी, और अगर 36 महीनों से कम थी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। ठीक है, 50B21 डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे लेते हैं साहब? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर द पर्पस ऑफ 48 एंड 49 विल बी द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग और द डिविजन। जो उस डिविजन का, जो उस अंडरटेकिंग का, जो उस बिजनेस एक्टिविटी का नेट वर्थ था, वो हम लेंगे एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ गया तो इंडेक्सेशन क्यों नहीं आएगा? भाई यही चीज है, यहां पे सेक्शन बोलता है मान लो जो सरकार बोलेगी वो हमारे को मानना पड़ेगा। अगर ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं ये बोलूं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों मिलेगा, आपने डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही लिया है उसके ऊपर में, आपने अदर एक्सपेंडिचर्स वगैरह के लेकर के आपके वो एसेट्स बने हैं, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों दें हम आपको? तो इसलिए अब आपका कैप जो नेटवर्थ होती है वो किससे बनती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू माय नेटवर्थ। तो आपकी एसेट्स के अंदर में तो आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, फिर तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डीम्ड वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50B2 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज 2। Fair market value of the capital assets as on the date of transfer calculated in the prescribed manner, अभी आप सिर्फ prescribed manner नहीं समझिए साहब, shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of transfer of such capital asset। यानी कि prescribed manner जो बता दिया गया है, ठीक है, अभी बताएंगे, prescribed manner जो बता दिया गया capital assets के बारे में, on the date of transfer, on the date of transfer is in the prescribed manner shall be deemed to be the full value of consideration either received or accruing। ठीक है सर? So prescribed manner कैसे होगा फेयर मार्केट वैल्यू का? हायर ऑफ द बिलो, ये सीबीडीटी ने हमको समझाया हुआ है। क्या समझाया सीबीडीटी ने? कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ द स्लम सेल। मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जिस दिन को आपका सेल हुआ उस दिन का ले लीजिए, या
fair market value of this consideration, monetary or non-monetary, received or accruing as a result of transfer by way of slump sale. इसका मतलब क्या है समझिए साहब. So fair market value of capital assets transferred by way of some slump sale. ठीक है, मतलब जिस दिन slump sale हुआ उस दिन, या जिस दिन पैसा रिसीव हुआ उस दिन, जिसमें हायर होगा आप वो मान लेंगे. ठीक है जी. एक सीए की रिपोर्ट चाहिए होती है साहब. क्या चाहिए होती है 50B3 के अंदर में, कि जो नेटवर्थ कैलकुलेट हुआ है स्लम्प सेल के लिए वो सही हुआ है, वो ठीक हुआ है. तो assessee shall furnish in the prescribed form on or before 30th September of the assessment year. यानी कि अगर आपका 1 अप्रैल 2023 से 24 के बीच के अंदर में आपका फाइनेंशियल ईयर था, उस बीच में आपकी स्लम्प सेल हुई, तो 30 सितंबर 2024 तक आपको इसका रिपोर्ट ये फर्निश करनी पड़ती है अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में. एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है 44AB, जब हम लोग करेंगे तो हम ये आपको बताया जाएगा. ठीक है. अभी के लिए जो रिपोर्ट, जो 44AB की जो डेट है वो 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर है, और उसके एक महीने के बाद हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है. तो जिस डेट का लास्ट डेट होती है 44AB की टैक्स ऑडिट एंटिटीज के लिए, उसी के अगले महीने तक उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है. Assessee shall furnish in the prescribed form on or before 30th September a report of a chartered accountant indicating the computation of net worth of the undertaking or division as the case may be, certifying that the net worth of the undertaking or division has been correctly arrived at with the provisions of this section. मतलब इस सेक्शन के हिसाब से जो नेट वर्थ आई है वो सही है. समझ लेते हैं साहब. नेटवर्थ का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग. नेटवर्थ का मतलब क्या? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ सच अंडरटेकिंग और डिवीजन एज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कब? जिस दिन आपकी स्लम्प सेल हुई. एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, मतलब कि आपने एक जो आपकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स थी, अगर वो ऊपर चला गया तो भी कंसिडर नहीं होगा, नीचे गया तो भी कंसिडर नहीं होगा. तो हम तो सिर्फ नेटवर्थ देख रहे हैं जिस दिन हमारे बुक्स क्लोज हुए थे एंड ऑन द डेट ऑफ स्लम्प सेल. एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग और डिवीजन का मतलब क्या होता है? अगर डेप्रिसिएटेबल एसेट्स है तो रिटन डाउन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43(6)(c), जो हमारे डेप्रिसिएशन के जो क्लॉजेस होते हैं उसके हिसाब से, और जो डेप्रिशिएबल एसेट्स डिफाइन हुए हैं उसके हिसाब से हमारे डेप्रिशिएबल एसेट्स आते हैं. कैपिटल एसेट्स गुडविल ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन विच आर नॉट बीइंग एक्वायर्ड, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपका होता है, जो आपने खुद बनाया हुआ है, वो भैया नील बटे सन्नाटा हो गया. क्यों भाई? स्लम्प सेल आपका अगर नई हालत खराब होती, गुडविल नहीं डाउन होता, तो आप स्लम्प सेल क्यों करते हैं? कोई अपना धंधा क्यों बेचता है? ठीक है. कैपिटल एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 100% डिडक्शन इज क्लेम नील. तो अगर आपने कोई भी एसेट लिया है जिसका आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, तो उसका आप नील लोगे, क्योंकि दोनों तरफ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. ऑल अदर एसेट्स एट द बुक वैल्यू. ठीक है साहब. तो आज की क्लास यहीं तक थी. आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज. प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. फॉर योर नोट्स प्लीज contact on my email and my phone number. My channel name is @Sushant Brahmani, and I will be putting in the playlist for capital gains as well. Thank you so much and bye bye.